नमस्कार, मैं सुलेखा चटर्जी। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा सुख। कहानी प्रारंभ होती है टेलीफोन के मैसेज से। हेलो। अब अगले तरफ से आवाज पहले कुछ नहीं आई। फिर टेलीफोन करने वाले ने ही कहा, मैं रूना बोल रही हूँ अनी भाई साहब। संशय से भरी आवाज थी वरुणा की थोड़ी। अरे रूना तुम? वाह वाह वाह, कैसी हो? अनिरुद्ध खुश हो गए थे। फोन वरुणा ने अनिरुद्ध को ही किया था। मैं तो अच्छी हूं, पर सुनते हैं आपका ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है। तो अगले तरफ से आवाज आई, हाँ हो तो गया है, 2-3 महीने से अभी यही हूं। और बोलो, कैसे याद किया? मैं ये खबर दे रही थी अनी भाई साहब आपको कि शैली की शादी तय हो गई है। अब अनिरुद्ध की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। आपको आना अवश्य है। गंभीर आवाज में अनिरुद्ध बोला था, मुझे निमंत्रण तो तुम भेज रही हो, वसुधा से बात कर ली है तुमने? अरुणा थोड़ी शरारत से मुस्कुराई थी और कहा था, लो अब आपको निमंत्रण करने के लिए क्या वसुधा दीदी से बात करना होगा मुझे? ठीक है, अनिरुद्ध ने जवाब दिया था, मैं आ जाऊंगा। वरुणा मोबाइल बंद करते हुए वरुणा को बड़ी मजा आई। उसने चुटकी बजाई, जैसे मन ही मन बोल रही हो कि अब आएगा मजा। ये कहानी कुछ शुरू से ही सुनते हैं। कहानी की शुरू ऐसे समझ सकते हैं कि गोविंद प्रसाद राजौरिया जी सरकारी कॉलेज में विज्ञान विषय के प्राध्यापक थे। 3 लड़कियां थी। सालों पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। लड़कियां जैसे जैसे बड़ी हुई तो चिंतित हो गए। 2 मंजिला मकान तो उन्होंने बनवाया ही था। लड़कियों के बड़े होने के साथ साथ उन्होंने सुमित्रा नाम की एक परिचारिका को रख दिया। बड़ी अच्छी थी सुमित्रा। लड़कियों को देखती थी, ढंग से खाना खिलाती थी, क्या सीखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब बताती थी। मतलब मुद्दे की बात ये कि राजौरिया साहब के यहाँ पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर सब कुछ सुमित्रा थी। अब लड़कियां भी कुछ महीनों बाद बड़े प्रेम से उसे सुमित्रा मौसी करके बुलाने लगी। सब खुश। अब वक्त को तो रुकने की आदत है नहीं। चलता ही चला गया। राजौरिया जी की बड़ी बिटिया वसुधा ने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर ली, पढ़ाई पूरी हो गई। अब अंग्रेजी माध्यम के किसी शाला में उसे नौकरी भी मिल गई। अब वसुधा धीर, गंभीर, मितभाषी, अच्छे स्वभाव की लड़की थी। पढ़ाई के दौरान कॉलेज में लड़कों से दोस्ती तो खैर थी, पर दोस्ती हुई थी अनिरुद्ध से भी। और वो दोस्ती पहले बातचीत दोस्ती में हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। ये तो ना अनिरुद्ध को पता चला और न वसुधा को। और अब अनिरुद्ध के लिए वसुधा थी सुधी और वसुधा के लिए अनिरुद्ध था सिर्फ अनी। और वक्त चलता गया। अनिरुद्ध तिवारी अपने परिवार के इकलौते संतान थे। पिता व्यवसायी थे, बहुत बड़े व्यवसायी कपड़ों के। तो ये तय समझा जाता था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिरुद्ध अपनी पिता के व्यवसाय को अंततः अपनाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अनिरुद्ध ने LIC में नौकरी की, पदस्थापना हो गई दूसरे शहर में, चले गए। वसुधा अध्यापिका तो थी, पढ़ाने लगी, जिंदगी चली। परंतु पत्रों का आदान प्रदान भी चला। अब वक्त बीतता गया, पर वक्त जो ना कराए तो थोड़ा। आंधी ऐसी आई कि राजौरिया साहब हार्ट अटैक से राजौरिया साहब परलोक से धार गए। अब जब क्रियाकर्म पूरा हो गया, सारी रस्में पूरी हो गई, तो रिश्तेदार भी कट लिए। अब वसुधा को समझ में आया कि जिंदगी क्या चीज है।
इतना बड़ा 2 मंजिला मकान, छोटी 2 बहनें और सुमित्रा मौसी। कोई बात नहीं, वसुधा ने अपने आप को संभाला और जिंदगी चलती रही। बहनें पढ़ती रहीं, परंतु वसुधा के मन में ये आया कि जब बहनों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो अपने बारे में कुछ भी सोचना, भविष्य के बारे में, बहनों के प्रति अन्याय होगा, जिम्मेदारी पूरी कैसे कर पाएगी। तो उसने अनिरुद्ध से बात न करके पत्राचार बंद कर दिया। अनिरुद्ध पत्र लिखता रहा, उत्तर की उम्मीद में दूसरा पत्र, तीसरा पत्र के, पर वसुधा ने उत्तर न दिया। अभिमानवश उसने भी उत्तर पत्र लिखना बंद कर दिया। पर उसी शहर में उसका एक दोस्त रहता था, मोहन को उसने ये जिम्मा सौंपा कि ये वसुधा कर क्या रही है, उसका हिसाब उसे हर वक्त देता रहे। मोहन को पता था, वसुधा के दिल का हाल भी पता था और अनिरुद्ध के दिल का हाल भी पता था, तो वो राजी हो गया, बोला ठीक है, और वो देता भी रहा। जिंदगी चलती रही ऐसे ही। एक दिन वसुधा, दिन गुजरते रहे और वसुधा की याद दिल में लिए अनिरुद्ध अपनी पदस्थापना की जगह में जिंदगी जीते रहे और अनिरुद्ध को दिल में बसाए वसुधा अपना अध्यापन कार्य करती रही, जिंदगी चलती रही ऐसे ही। अब इस बीच में स्वर्गीय गोविंद प्रसाद जी राजौरिया यानी वसुधा के पिता, उनके एक परम मित्र थे, उनका नाम था राधेश्याम शर्मा, अपन शर्मा जी ही कहेंगे। शर्मा जी राजौरिया जी की देहांत के बाद भी नित्य आते, लड़कियों की खबर लेते, बैठते, बातें करते, चाय पीते, चले जाते। लड़कियों को भी अच्छा लगता, उन्हें भी तसल्ली होती कि हाँ लड़कियां ठीक है। एक दिन शर्मा जी आए और अपने पुत्र महेश के लिए सीधे उन्होंने राजौरिया जी की मंझली लड़की वरुणा, जिसे परिचित लोग रूना के नाम से जानते थे, उनका हाथ मांगा रूना का। अब वसुधा तो अपने कानों पर यकीन न कर पाई, भौचक्की सी बैठी रह गई। सुमित्रा मौसी पांव के पास बैठी थी चुपचाप। सुमित्रा मौसी ने उसका घुटना हिलाया, बिटिया हाँ बोलो, उठो। तब धरातल पे आई और लपक के शर्मा जी के पांव छू लिए। महेश को वरुणा पसंद थी, शर्मा जी को वरुणा पसंद थी, बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। उनका इकलौता लड़का महेश, शर्मा जी का, बंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वहीं नौकरी करता था। कुछ दिनों बाद वो रूना को भी लेके चला गया। रूना सुंदरी थी, चुलबुली थी, समझदार थी, ससुराल भी संभालती थी और उसके मन में अपनी बहन वसुधा के लिए भी चिंता थी। तो फिर चली आगे जिंदगी। अब घर में रह गए वसुधा और वैशाली और सुमित्रा मौसी। जब भी आती रूना, ससुराल भी संभालती, मायके भी जाती, चलता ऐसे ही। अब मन तो चंचल होता है। आधी जिम्मेदारी जब खत्म हो गई वसुधा की, माने रूना की शादी हो गई, तब उसे अनिरुद्ध का ख्याल अवश्य आया था। पर फिर सोचने लगी कि अब मैंने तो पत्र लिखना बंद कर दिया, अनिरुद्ध को क्या बोलूंगी। वसुधा मितभाषी थी, जल्दी से किसी के सामने उसका मन नहीं खुलता था। पर सुमित्रा मौसी उसकी राजदार थी, अपनी मन की बात बताती थी और मौसी से वो बातें भी करती थी। सुमित्रा बड़ी भली थी, अच्छा सलाह देती, पर अपनी औकात नहीं भूलती थी। तो रूना की शादी के बाद उसने सुमित्रा से कहा, मौसी गलती तो मेरी ही थी, मुझे अनिरुद्ध को सब समझाना तो चाहिए था, मैंने पत्र ही लिखना बंद कर दिया, अब क्या करूं। पर अब हो तो कुछ नहीं सकता था। वसुधा को पता ही नहीं था कि अनिरुद्ध मोहन। अब सुमित्रा मौसी भी क्या कहती, जिंदगी ऐसी ही चली। अनिरुद्ध अपनी जगह, वसुधा अपनी जगह। अनिरुद्ध के माता पिता ने बहुत जोर डाला, अब शादी करो, पर वो प्यार ही क्या जो घुटना टेक दे मुसीबतों के आगे।
अनिरुद्ध ने मना कर दिया, शादी नहीं करेंगे। और वक्त ऐसा चला कि अनिरुद्ध के माता पिता भी स्वर्ग से धार गए अपना समय पूरा करके। वसुधा यहाँ, अनिरुद्ध वहां, पर खबर उसको मिलती रही मोहन के जरिए। अब गोविंद प्रसाद राजौरिया जी के जो मित्र थे राधेश्याम शर्मा, यानी रूना के ससुर जी, उनके एक परिचित थे श्याम सुंदर पांडे, अपन पांडे जी ही कहेंगे। अब राधेश्याम शर्मा को भी इन बिटियों की चिंता थी, यानी रूना के ससुर जी को। तो पांडे जी से एक दिन मौका मिलते ही शर्मा जी बोले कि ऐसा राजौरिया की बात बताई और शैली की बात की। अब शर्मा जी का लड़का जो था श्याम बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, खुला आधुनिक विचारों के थे और जैसे कहना चाहिए कि सीधे साधे थे, पढ़ी लिखी लड़की चाहते थे, दहेज इत्यादि के लोभी वो थे नहीं। तो देखने आए और शादी तय हो गई। अब रूना ने मन ही मन एक योजना बनाई अपनी बहन वसुधा के लिए, और अपनी इस योजना में अपने पति, अपने ससुर जी, अपनी सास जी और सुमित्रा मौसी सबको शामिल किया, जिसमें यह तय पाया गया कि रूना के हस्बैंड और ससुर जी बाहर का सारा काम निपटाएंगे, यानी घर सजाना है, कार्ड बंटवाना है, पंडाल होगा, खाना क्या बनेगा, मेहमानों को क्या करना होगा, कैसे खातिरदारी बारात की, बाजार कहाँ रुकेगी बारात, इत्यादि इत्यादि। और रूना ने और रूना की सास ने मिलके साड़ियां और गहने और उधर का निपटाया जानबूझकर। वसुधा ने पैसों की तरफ से वसुधा को कोई दिक्कत नहीं थी, अलग रखी थी, इंतजाम था, और जानबूझकर ऐसा इंतजाम करा कि वसुधा को घर से बाहर निकलने का मौका ना मिले। मैंने पंडित जी का इंतजाम तू कर, पंडित जी पूजा का सामान कर, तू और सुमित्रा मौसी, और कहां से आएगा पंडित जी, और मंडप कहां गड़ेगा, और वसुधा इसी काम में जुटी, स्कूल का काम, यही सब काम, बाहर का ये लोग देख ही रहे हैं, सो बाहर उसका निकलना ही नहीं हुआ। कौन लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, शादी निपट रही है, मन के दुख में वो बैठी रही। जो जब शादी निपट के, पर जो शैली के ससुर जी थे उन्होंने शादी के बाद ही विदा भी करा ली, दुल्हन चली। अब दुल्हन के जाने के बाद घर सूना, बज गए रात के 2। अब वसुधा को फूलों से सजा कमरा, रोशनी की लड़ों से सजी घर की दीवारें, सीढ़ियां, बाहर, कुछ अच्छा न लगा, सब सूना। उसे लगा घर भी सूना और मन भी सूना। क्या करती, ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी कुर्सी पर चुपचाप ऐसे सिर टिकाए वो बैठी रही, और पाँव के पास सुमित्रा मौसी। सुमित्रा मौसी को तो पता था आगे क्या होने वाला है। इधर रूना ने क्या किया, अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा। अनिरुद्ध तो बुलाया गया था तो आया था, वसुधा के सामने अवश्य ही पढ़ना नहीं चाहता था और पढ़ा भी नहीं। उसका हाथ पकड़ा रूना ने और दरवाजे पर ले आई, खुद खड़ी रही आड़ में और चुपचाप भौं ऊंची करके इशारा किया अनिरुद्ध से, अंदर जाओ। अनिरुद्ध धीरे से कमरे के अंदर गया। वसुधा के चेहरे पर थकान, जिंदगी की थकान, जिंदगी का संघर्ष, सब कुछ झलक रहा था। अंदर के तूफान से लरजती, युद्ध करती, चुपचाप बैठी थी, बस आंसू नहीं थे आंखों में। अनिरुद्ध थोड़ी देर खड़ा खड़ा देखता रहा। लंबे लंबे पर्दे, धीरे से चलती हवा, सरसराते पर्दे, फूलों की खुशबू, पर वसुधा खुश नहीं थी। उसने धीरे से प्यार भरे शहद लिपटे शब्दों में पुकारा, सुधी। एकदम चौंक के आंखें खोली वसुधा और अपने आराध्य को सामने पाकर बिल्कुल
काठ सी बैठी रह गई। अनिरुद्ध चुपचाप आके सामने की कुर्सी पे बैठ गया। वसुधा को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य के मारे और फैल गईं। सुमित्रा मौसी पर ये जो अनिरुद्ध का प्यार से देखना और वसुधा का निशब्द उस प्यार को लौटाती हुई उसकी नजर, इसके साक्षी सिर्फ कमरे के दीवारें, कमरे के पर्दे और सुमित्रा मौसी नहीं थी। बाहर दीवार से लगी चुपचाप झांकती रूना भी थी। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। तो अब कैसी हो? अनिरुद्ध ने खूब प्यार से पूछा दोबारा, कैसी हो सुधी? मैं बहुत धीमे स्वर से उसने उत्तर भी दिया वसुधा ने, मैं तो अच्छी हूं, तुम कैसे हो? तो इस तुम कैसे हो का जवाब अनिरुद्ध ने नहीं दिया। अनिरुद्ध बोला, सुधी अब तो जिम्मेदारियां निपट गईं, अब बताओ अपने बारे में कुछ सोचा? वसुधा की आंखें गीली होने लगी थी। अनिरुद्ध उसकी तरफ देख रहा था और वसुधा भी डबडबाई आंखों से देख रही थी अनिरुद्ध की तरफ। बांध टूटने को ही था, बोल नहीं पा रही थी वसुधा कुछ। अंततः वसुधा ने पलकें झुकाई और आंसुओं ने अब कोई बाधा नहीं मानी। दोनों गालों पे लुढ़क गए आंसू। आंसुओं को पोंछती हुई वसुधा धीरे से उससे बोली कि देखो इस उम्र में, जिस उम्र में तुम और मैं खड़े हैं अनी, यहां शादी का और दैहिक सुख का तो कोई औचित्य नहीं है। अपने रिश्तेदार हैं यहाँ, मेरी दोनों बहनों की ससुराल है यहाँ। वो क्या बोलेंगे, मेरी बहनें क्या बोलेंगी, लोग क्या बोलेंगे और रिश्तेदार क्या बोलेंगे? कहती वो चुप हो गई। सुमित्रा मौसी ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप बैठी रही, देख रही थी। उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, कुछ बोला तो नहीं, काफी देर चुपचाप खड़े रहा। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अनिरुद्ध ने बात प्रारंभ की। वसुधा का सारा डर, तमाम दुश्चिंता को दरकिनार करता हुआ वो धीरे से बोला, सुधी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर शादी और दैहिक सुख का तो कोई अर्थ नहीं होता, पर किसी के सुख दुख में शामिल होना, किसी को अपने सुख दुख में शामिल करना और किसी के आफत मुसीबत में उसके साथ खड़े होना, यही तो सुख है। कोई सुख की क्या परिभाषा करता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, पर यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि यही सच्चा सुख है। सुधी तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा हर वक्त, हर समय। बोलकर वह चुपचाप खड़ा हो गया था। वसुधा अब भी आंखें झुकाए खड़ी थी। 2 कदम चलकर दरवाजे की तरफ, चलकर 2 कदम उसने पीछे घूम के देखा था वसुधा की तरफ, और उसके बाद जो हुआ वसुधा ने उसकी कल्पना नहीं की थी। वो उसने कॉलेज वाले सुरीली आवाज में वापस गाना शुरू किया। गाने की 2 लाइन, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बोल के पूरा घूम गया वसुधा की तरफ। वसुधा खड़ी हुई और बहते आंसुओं के साथ उसके होठों पे मुस्कुराहट तैर गई। आंसुओं को पोंछती धीरे से बोली, अनी आते रहना, फिर से आना। नमस्कार। कैसी लगी मेरी कहानी?